सभी का डाउटनेट पर। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। बेटा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम की। इस अध्याय में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जो लंबे समय तक चलेगा अभी भी, वो था पुनर्योगज तकनीक के साधन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे लंबा टॉपिक है इस चैप्टर का, यूं मानकर चलिएगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्त, और इस टॉपिक में हम साधन पढ़ रहे थे, इस टॉपिक में हम टूल्स पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था कि एक एग्जाम्पल आपको ध्यान में हमेशा रखना है, और वो एक एग्जाम्पल कौन सा, ये वाला, कि मेरी एक कोशिका जिससे एक जीन निकालना है, एक ऐसा जीन जिसकी हमें बहुत सारी ढेर सारी कॉपीज बनानी है ना। तो सबसे पहले हमने कोशिका को नष्ट किया, इसका डीएनए प्राप्त किया एंजाइमों की सहायता से। फिर डीएनए का एक छोटा सा भाग जीन प्राप्त कर लिया, काटा इस डीएनए को, और उसी काटने वाले एंजाइम से हमने एक वाहक को भी काटा था। वाहक क्या था, जिसके साथ हम अपना ऐच्छिक या वांछित या यात्री पैसेंजर डीएनए जोड़ेंगे, जो हमारे डीएनए को ले जाएगा और हमारे डीएनए की कॉपीज बनाएगा। उसको हमने बोला था क्या, वेक्टर वाहक डीएनए, ठीक है। तो इसको भी काटेंगे और इसको भी काटेंगे, और जिससे काटेंगे वो कौन थे, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, ये आप जानते हैं। जोड़ दिया, जोड़ने का कार्य लाइगेज कर रहा था। फाइनली ये जो डीएनए बना था, इसको हमने बोला था पुनर्योजी डीएनए। डन। फिर इसको वापस से हमने कोशिका में डाला, उस कोशिका को एक माध्यम में वृद्धि कराई। तो कोशिका की जब संख्या बढ़ेगी, क्योंकि कोशिका को पोषण मिलेगा, और उसकी संख्या जब बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर जो डीएनए है उसकी भी संख्या बढ़ेगी। तो हमारा जो वाहक जो था, जब उसकी संख्या बढ़ती जाएगी तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा जो जीन जो है, जिस जीन की हमें कॉपीज बनानी है, उसकी भी कॉपीज बन जाएंगी। ये थी पूरी बात। तो हमने यहाँ पर जो साधन पढ़े थे, उन साधनों में सबसे पहला हमने जो साधन पढ़ा था वो थे सारे के सारे एंजाइम्स, जो हम कवर कर चुके हैं। दूसरा साधन जो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था वो था वाहक, जो हम पढ़ रहे थे, जो भी खत्म नहीं हुआ है, आज भी वही कंटिन्यू करेंगे। किसकी बात करेंगे, वाहक की, ठीक है। सो वाहक की बात कर रहे थे, तो वाहक में मैंने आपको कुल मिलाकर 3 बिंदु बताए हैं। सबसे पहला बिंदु ये मैंने आपको बताया कि भैया वाहक डीएनए जो होता है उसके दूसरे नाम क्या है। सबसे पहली चीज यही बताई थी सर, वाहक डीएनए को हम टैक्सी डीएनए, व्हीकल डीएनए, क्लोनिंग संवाहक डीएनए, वेक्टर डीएनए, इस नाम से पुकारा जाता है जी। ये था पहला बिंदु। दूसरा बिंदु था कि वाहक डीएनए का मीनिंग क्या है। तो हमने बात करी, वाहक डीएनए एक ऐसा डीएनए जो वाहन करेगा, जो लेकर जाएगा किसको, हमारे ऐच्छिक जीन को, वांछित जीन को, पैसेंजर डीएनए, यात्री डीएनए, जिसकी हमें क्या बनानी है, कॉपीज बनानी है। ये यहां पर लिख दिया था क्या, कि वह डीएनए जो हमारे वांछित जीन को, जिसको हम ऐच्छिक जीन या यात्री जीन भी बोलते हैं, अंग्रेजी में पैसेंजर डीएनए बोल दिया था हमने, इसको ग्रहण करेगा और उसकी कॉपीज का निर्माण करेगा। ओके जनाब, यहां तक 2 बिंदु हो गए थे। तीसरा बिंदु, सर कौन है, ये तो आपने नाम बता दिए, ये आपने कार्य बता दिया, एग्जाम्पल क्या है, कौन है वाहक डीएनए। तो मैंने आपको बोला वाहक डीएनए मुख्य रूप से आपके 2 हैं, एक है प्लाज्मिड और एक है विषाणु, 2 मेन है। इसके अलावा 2-3 और भी होते हैं, अभी वो भी बताऊंगा, ठीक है। मेन आपके ये 2 वाहक डीएनए होते हैं। सबसे पहले हमने बात करी प्लाज्मिड की। अब प्लाज्मिड क्या होते हैं वो देखने से पहले हमने प्लाज्मिड के कुछ उदाहरण यहां पर लिख दिए, जैसे PBr322, PUC18, TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड। ये बोला था, ये दोनों आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। PBr322 इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बताया था, है ना। ये हमने 4 एग्जाम्पल लिखे। अब हमने बात करी कि दोस्त प्लाज्मिड होता क्या है। मैंने आपको बताया, आगे बताने से पहले कि प्लाज्मिड क्या होता है, ये बताने से पहले मैंने आपको बताया कि भैया ये PBr322 है, ये एक प्लाज्मिड है। PBr322 ये एक प्लाज्मिड है ना। और इस प्लाज्मिड में कुछ नाम यहां पर लिखे हुए थे, ये नाम आपको सीधा सीधा याद करने हैं। इन नामों में ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो वर्ड आ रहे थे, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये क्या है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। डन। फिर मैंने ORI बताया था आपको कि ORI क्या है, प्लाज्मिड के अंदर मिलने वाला एक ऐसा क्षेत्र
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृति की उत्पत्ति का केंद्र बोला जाता है ना। ये वो जगह है जहां से प्रतिकृति स्टार्ट होगी, जो हमारा वांछित डीएनए जो है उसकी प्रतिकृति स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और कितनी कॉपीज बनानी है ये भी यही ORI रेगुलेट करता है, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अभी एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि भैया प्लाज्मिड है क्या, व्हाट इज प्लाज्मिड। तो मैंने आपको बताया कि भैया प्लाज्मिड जो है ये एक जीवाणु कोशिका में मिलता है। क्या होता है, मुख्य आनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा मिलने वाला डीएनए होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, द्विरज्जु की डीएनए होता है, जिसकी क्षमता होती है क्या करने की, स्व प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। ये मैंने आपको बता दिया था। डन, ये होते हैं प्लाज्मिड। ओके जी, मुख्य आनुवांशिक पदार्थ जो केंद्राब कहलाता है उसके अतिरिक्त मिलने वाला डीएनए। अब इसके भी जो भाग होंगे उनको हम जीन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। भाई डीएनए तो डीएनए का भाग क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। हाँ जनाब, बिल्कुल कहलाएगा। अब हमने बात करी ये जो प्लाज्मिड जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड और कॉल प्लाज्मिड। सबसे पहला प्लाज्मिड हमने पढ़ा कौन सा? एफ प्लाज्मिड। एफ का मतलब क्या था? फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब जनन योग्य, और स्टेराइल का मतलब होता है जनन अयोग्य। यानी ये वो प्लाज्मिड है जो कहीं ना कहीं जनन से संबंधित होगा। ये वो प्लाज्मिड है जो कहीं ना कहीं किससे संबंधित होगा? जनन से संबंधित होगा। हाँ सर। तो आइए, हमने इसके बारे में पूरा पढ़ लिया था। हमने बोला था एफ प्लाज्मिड का मतलब क्या होएगा कि भैया एक जीवाणु है, हाँ, उसके अंदर एक प्लाज्मिड है, हाँ, अगर उस प्लाज्मिड में एक जीन मिलेगा, कौन सा? एफ जीन, फर्टिलिटी जीन, तो हम इस प्लाज्मिड को बोलेंगे एफ प्लाज्मिड, और ऐसे जीवाणु को हम बोलेंगे एफ पॉजिटिव, क्योंकि उसके अंदर मिल रहा है कौन? एफ जीन। जिस प्लाज्मिड में मिल रहा है एफ प्लाज्मिड। ओके सर। जिसमें नहीं मिल रहा उसको हमने बोल दिया एफ नेगेटिव। इसमें नहीं मिल रहा था एफ जीन, इसके प्लाज्मिड में नहीं मिल रहा है एफ जीन, तो हमने बोला नहीं है भाई साहब ये एफ नेगेटिव है, इसमें एफ जीन नहीं मिल रहा है, एफ प्लाज्मिड नहीं मिल रहा है तो एफ नेगेटिव, यहां मिल रहा था एफ पॉजिटिव। ठीक है। अब काम क्या कर रहा था सर? ये एफ जीन जो है, फर्टिलिटी जीन जो था, ये एक प्रोटीन बना रहा था जिसका नाम था पिलिन प्रोटीन, और ये पिलिन प्रोटीन किसका निर्माण करते हैं? रोम का। तो जिनमें एफ प्लाज्मिड मिलेगा, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होंगे उनमें क्या मिलेंगे? रोम मिलेंगे, पिलाई मिलेंगे। रोम को हम पिलाई बोलते हैं। ठीक है। अब कोई अगर बैक्टीरिया जिसमें रोम नहीं है यानी एफ नेगेटिव है, और एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें जो एफ पॉजिटिव है जिसमें पिलाई रोम है, अगर ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये पिलाई, ये रोम इन दोनों को जोड़ देते हैं। ऐसे रोम को हमने लिंगी रोम बोला था, सेक्स पिलाई। अब ये जो टनल बनेगी, टनल यानी कनेक्शन जो बनेगा, इस कनेक्शन से क्या होएगा? यहाँ का आनुवांशिक पदार्थ यहां जा सकता है, हाँ जा सकता है। तो अगर जरा सोचिए, एक कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ यहां से यहां जा रहा है, इसके आनुवांशिक पदार्थ से जुड़ रहा है, तो एक प्रकार का लैंगिक जनन है कि नहीं है? बिल्कुल है। जैसे शुक्राणु से डीएनए निकलकर अंडाणु के पास जाता है कि नहीं जाता? बिल्कुल जाता है। वो जनन नहीं है? हाँ सर। कौन सा? लैंगिक जनन। तो ऐसा लैंगिक जनन जिसमें ये युग्मक तो नहीं है, ना ये शुक्राणु है ना ये अंडाणु है, लेकिन लैंगिक जनन जैसी घटना हो रही है, तो ऐसा लैंगिक जनन जो जीवाणुओं में मिलता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ऐसे लैंगिक जनन को हम क्या नाम देते हैं? कॉन्जुगेशन। हालांकि ये हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताया, ये याद रख लेना, याद रख लेना, जरूर याद रखना ये जो चीज मैंने आपको बताई है। डन, ठीक है। ये हमने पहला प्लाज्मिड पढ़ा था, कौन सा? एफ प्लाज्मिड। ओके। अब आज हम क्या बात करने वाले थे? दूसरे प्लाज्मिड की, आर प्लाज्मिड की। ठीक है, आइए बात करते हैं आर प्लाज्मिड, जिसमें आर का मतलब था रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक प्लाज्मिड। आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है? किसी के खिलाफ कार्य करना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? किसी के खिलाफ, किसी के विरुद्ध कार्य करना क्या कहलाता है सर जी? रेजिस्टेंस कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। मैंने कहा ठीक है। अब ध्यान से सुनना दोस्त, ध्यान से सुनना। ये एक जीवाणु है, ये एक जीवाणु है, और इस जीवाणु के अंदर
प्लाज्मिड है। ठीक है जी, ये एक जीवाणु है और इस जीवाणु के अंदर ये प्लाज्मिड है और ये बाकी हमारा मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है जनाब, ओके। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये जो प्लाज्मिड जो है ये आर प्लाज्मिड है। अब आप मुझे बताएं, अगर ये आर प्लाज्मिड है तो इसको आर प्लाज्मिड क्यों बोला जाएगा? सोचो, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो है ये एफ प्लाज्मिड है। क्यों बोला था एफ प्लाज्मिड? क्योंकि इसमें कोई जीन मिल रहा था। कौन सा? एफ जीन मिल रहा था ना, तभी तो हमने इस प्लाज्मिड को क्या बोला? एफ प्लाज्मिड। भाई एफ जीन मिलेगा तो एफ प्लाज्मिड, नहीं मिलेगा तो एफ प्लाज्मिड नहीं बोला जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं, ये प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड को अगर मैं आर प्लाज्मिड बोल रहा हूं तो इसमें क्या मिलना चाहिए? सोचो सर, इसमें मिलना चाहिए क्या? जीन। यस, इसमें जीन मिलना चाहिए। मैंने बोला जीन मिल रहा है, ये वो जीन है जो यहां पर मिल रहा है। मैंने कहा ये वो जीन है जो यहां पर मिल रहा है। ठीक है, अब इस जीन को मैं क्या बोलूंगा? डेफिनेट सी बात है, इसको मैं बोलूंगा आर जीन। बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट। अगर एफ जीन मिल रहा था तो एफ प्लाज्मिड बोला था? हाँ जी बिल्कुल बोला था। एफ जीन मिल रहा था, एफ जीन मिल रहा था, एफ जीन मिल रहा था तो क्या बोला था? एफ प्लाज्मिड। आर जीन मिलेगा तो क्या बोलूंगा? आर प्लाज्मिड। ठीक है, अब आर जीन का मतलब सोचो, रेजिस्टेंस जीन, प्रतिरोधक जीन। अब प्रतिरोधक जीन का मतलब क्या है? भाई एक ऐसा जीन जो कोई उत्पाद बनाएगा, डेफिनेट सी बात है। जैसे एफ जीन ने उत्पाद बनाया था, क्या बनाया था? प्रोटीन बनाया था ना। कौन सा? पिलिन प्रोटीन। ये प्रतिरोधक जीन क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बनाएंगे। कौन सा? प्रतिरोधक प्रोटीन। मेरे को पता है थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन कंसेप्ट समझना है दोस्त। कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो कैसे कैसे दिमागी विकास होएगा? कंसेप्ट समझ, फील कर कि जैसे आर प्लाज्मिड का मतलब, जैसे एफ प्लाज्मिड का मतलब क्या था? ऐसा प्लाज्मिड जिसमें एफ जीन मिल रहा था, जो एक प्रोटीन बना रहा था जिसका नाम क्या था? पिलिन प्रोटीन। बताया ना। अब जरा सोच, आर प्लाज्मिड का मतलब क्या होएगा? एक ऐसा प्लाज्मिड जिसमें आर जीन होएगा। आर जीन का मतलब रेजिस्टेंस जीन यानी प्रतिरोधक जीन, जो एक प्रोटीन बनाएगा जिसका नाम है प्रतिरोधक प्रोटीन। सर अब ये प्रतिरोधक प्रोटीन क्या करेगा? ये प्रतिरोधक प्रोटीन, ये प्रतिरोधक प्रोटीन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रतिरोधक प्रोटीन एंटीबायोटिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हिंदी में हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स को। यार कई बार माथा सन्न हो जाता है, दिमाग से वर्ड निकल जाते हैं। प्रतिजैविक, प्रतिजैविक। तो प्रतिरोधक प्रोटीन जो ये जीन बनाएगा, वो प्रतिरोधक प्रोटीन एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक के खिलाफ प्रतिरोधकता दिखाएंगे, प्रतिरोधकता दर्शाएंगे। आप बोलेंगे सर समझ नहीं आया। मैंने कहा देख ध्यान से सुन, एक एग्जांपल से बताता हूं। पहले तो इस चीज को वापस से सुन। मैंने बोला ये एक जीवाणु, ओके जी। इस जीवाणु के अंदर एक प्लाज्मिड है जिसको मैं बोल रहा हूं आर प्लाज्मिड। क्यों जी? क्योंकि इसके अंदर एक जीन मिल रहा है। कौन सा? प्रतिरोधक जीन, रेजिस्टेंस जीन, आर जीन। ठीक है, ये जीन क्या बना रहा है? एक उत्पाद बना रहा है। क्या? एक ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो खिलाफ कार्य कर रहा है। किसके खिलाफ कार्य कर रहा है? ये प्रोटीन किसके खिलाफ कार्य कर रहा है? सर एंटीबायोटिक्स के खिलाफ कार्य कर रहा है। अब एंटीबायोटिक्स याद है? पेनिसिलिन, याद करो, पेनिसिलिन नाम सुना है? ठीक है,
याद कर, सबसे पहले एंटीबायोटिक खोजी थी पेनिसिलिन, है ना। ऐसे स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, एम्पिसिलिन होती है, टेट्रासाइक्लिन होती है, क्लोरोएम्फेनिकॉल होती है, बहुत सारी क्या होती हैं आपकी एंटीबायोटिक्स होती है। तो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ कार्य करने वाला प्रोटीन बना रहा है कौन? ये जीन। तो अब जरा सोच, दिमाग लगा, एक सिंपल सी चीज से समझाऊंगा, देखते हैं कितने बच्चे पकड़ पाते हैं। ये अगेन वही बैक्टीरिया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस बार। ठीक है, बिल्कुल वही सेम टू सेम चीज बनाई है जी। लो जी, बिल्कुल सेम टू सेम बनाया। ठीक है, सेम टू सेम बना देते हैं। ठीक है, वही का वही चीज बताने की कोशिश करिए। ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने बोला ये हमारा एक जीवाणु, ओके सर। अब इधर देखना, इस जीवाणु पर एक जीन मिल रहा है। देखना देखना, ध्यान से देखना, इस जीवाणु पर एक जीन मिल रहा है, फोकस करना है यहां पर। इस जीवाणु पर एक जीन मिल रहा है, ये इतना सा भाग, ये जीन मिल रहा है। ठीक है, और ये जीन, ध्यान से सुनो, ये जीन पेनिसिलिन प्रतिरोधक जीन है। पेनिसिलिन प्रतिरोधक जीन है। पहले तो ये सुनो, सोचो, समझो, क्या ये लाइन समझ में आई? ये जीन जो है ये पेनिसिलिन प्रतिरोधक जीन है। सोचो, क्या इतनी सी बात आपके पल्ले पड़ी? ये वाला जीन पेनिसिलिन प्रतिरोधक जीन है। अब जरा सोच, दिमाग लगा, सोच। क्या बोला था कि भैया ये है एक जीवाणु जिसके अंदर ये है प्लाज्मिड, जिसको बोला है हमने आर प्लाज्मिड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या मिल रहे हैं? प्रतिरोधक जीन मिल रहे हैं। ऐसे जीन जो उत्पाद बनाएंगे, जो किसके खिलाफ कार्य करेंगे? एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविकों के खिलाफ कार्य करेंगे। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता ये जीन किसके खिलाफ कार्य कर रहा है? एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। नहीं बोल सकता। अरे भाई ये जीन क्या बना रहा है? ऐसी चीज जो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ कार्य कर रही है। ये जीन ऐसी चीज बना रहा है जो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ कार्य कर रही है। तो मैं नहीं बोलूंगा ये जीन किसके खिलाफ कार्य कर रहा है। ये जीन किसके खिलाफ कार्य कर रहा है? एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। इस एग्जांपल में हमने बता दिया कि भैया ये जीन जो है ये पेनिसिलिन के खिलाफ कार्य कर रहा है। ये जीन पेनिसिलिन के खिलाफ कार्य कर रहा है। तो क्या मैं इस जीन को नहीं बोलूंगा पेनिसिलिन के खिलाफ कार्य करने वाला जीन? बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा। समझ में आ गया? चलिए एक और। अब मैंने बोला ये वाला जीन ध्यान से देख, ये वाला जीन अब की बार ये वाला जीन। सर ये वाला जीन जो है इस वाले जीन को मैं बोल रहा हूं स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिरोधक जीन। यानी ऐसे जीन, कुल मिलाकर मेरे दोस्त सिंपल भाषा में समझना, ऐसे जीन जो एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक्स के नाम है, ऐसे जीन जो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब इतनी सी बात अगर तुम्हारे पल्ले पड़ गई है, सोच, मैं हूं एक प्लाज्मिड, इमेजिन कर मैं एक प्लाज्मिड हूं, ये प्लाज्मिड मैं हूं, और मेरे पास दो जीन हैं।
जो इन दो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ कार्य करते हैं। ओके सर, समझ आ गया, इतनी सी बात समझ में आ गया। अब इधर देख, अब मैं इस जीवाणु को एक प्लेट में डाल रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, समझना, इधर देखना। चलो जी, दिख रहा है? ठीक है, ये हमारा एक बीकर है और इस बीकर के अंदर बेटा हमने माध्यम डाल रखा है। माध्यम का मतलब जहां पर पोषण मिलेगा। ओके, मैंने क्या बोला? ये जो जीवाणु जो था, इसको उठाकर ऐसा जीवाणु जिसके अंदर दो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ काम करने वाले जीन मिल रहे हैं, इनको क्या बोलूंगा? रेजिस्टेंस जीन, प्रतिरोधक जीन। किसके खिलाफ प्रतिरोधकता दिखा रहे हैं? एंटीबायोटिक्स। ये वाला इस एंटीबायोटिक के खिलाफ दिखा रहा है, ये वाला इस एंटीबायोटिक के खिलाफ दिखा रहा है। इतनी सी बात पल्ले पड़ गई, समझ में आ गया? मैंने बोला इस जीवाणु को उठाकर मैं इस माध्यम में डाल रहा हूं। चलो जी, जीवाणु वापस से बना देते हैं। ये हमारा जीवाणु, यही वाला, ठीक है, इसको उठाकर हम यहां पर डाल दिए। ओके जी, ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, दो जीन मिल रहे थे। हाँ सर, ये दो जीन मिल रहे हैं, पेनिसिलिन के खिलाफ कार्य करने वाला, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ कार्य करने वाला। कलर ब्लू और ग्रीन हमने चूज किया था, वही का वही कलर बना देते हैं, ब्लू और ग्रीन। चलो जी, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इधर देखना, अब पते की बात है, अब समझने वाली। ये वाला जीन किसके खिलाफ दिखा रहा है सर? पेनिसिलिन के खिलाफ। पेनिसिलिन के खिलाफ प्रतिरोधकता, मैंने कहा हाँ जी। और ये वाला किसके खिलाफ दिखा रहा है? बताने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ। चलो यहां लिख देता हूं, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ प्रतिरोधकता। ठीक है जनाब, ये इतनी सी बात हमको समझ में आ गई है। ये वाला पेनिसिलिन के खिलाफ और वो वाला स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ। ओके सर, ये चीज हमारे पल्ले पड़ गई है। मैंने कहा ठीक है बांगड़ू, ये लो। ओके सर, परफेक्ट। अब आगे, अब है बात पते की, अब है असली पते की बात। अब देख, ये एक जार है ना, और इस जार में हमने माध्यम डाला हुआ जिसमें ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। और इस बैक्टीरिया के अंदर कौन से जीन मिल रहे हैं? ये कौन सा प्लाज्मिड मिल रहा है? आर प्लाज्मिड। ये कौन सा प्लाज्मिड है? आर प्लाज्मिड, जो क्या दर्शा रहा है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता। किसके खिलाफ? एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। मैंने कहा ठीक है, कौन से जीन मिलेंगे? आर जीन, प्रतिरोधक जीन। अब ये वाला प्रतिरोधक जीन किसके खिलाफ दिखा रहा है? पेनिसिलिन के खिलाफ। ये वाला किसके खिलाफ दिखा रहा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। भाई साहब 4 से 5 बार बोल दिया, अब तो पल्ले पड़ गई होगी बात, समझ में आ गया। अब इधर देख, ये तो जीन है जो इस एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोधकता दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इमेजिन कर,
मैंने इस माध्यम में अगर मैंने इस माध्यम में अगर डाल दी स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एक एंटीबायोटिक है, मैंने अगर यहां पर डाल दी क्या डाल दी? स्ट्रेप्टोमाइसिन मैंने इस माध्यम में डाल दी, तो आप मुझे बताइए क्या ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक प्रतिजैविक जो जीवाणुओं को मार देती है, बताइए क्या ये स्ट्रेप्टोमाइसिन इस जीवाणु को मार पाएगी? समझो, मार पाएगी? क्या ये एक एंटीबायोटिक, ये कौन है सर? ये एक एंटीबायोटिक। क्या ये एक एंटीबायोटिक इस जीवाणु को मार पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इस जीवाणु के पास इसके खिलाफ काम करने वाला जीन है ना, लिखा हुआ स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ प्रतिरोधकता दर्शाने वाला जीन, यानी ये जीन कुछ ऐसे प्रोटीन बनाएगा, ये जीन कुछ ऐसे प्रोटीन बनाएगा जो इसके खिलाफ कार्य कर रहे, तो ये एंटीबायोटिक इस जीवाणु को नहीं मार पाएगी। बहुत ही बढ़िया। अब मैंने आपसे पूछा, मान लो मैंने इस माध्यम में डाल दिया क्या? पेनिसिलिन। क्या डाल दिया? पेनिसिलिन। अब आप मुझे बताएं, क्या ये जीवाणु मारा जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मारा जाएगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि इसके पास पेनिसिलिन के खिलाफ काम करने वाला, इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के खिलाफ काम करने वाला जीन है जो कुछ ऐसे प्रोटीन बना रहा है जो इस पेनिसिलिन के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, यानी पेनिसिलिन भी नहीं मार पाएगा इस। डन? क्लियर? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं दोस्त, मुझे ये बताओ, अब अगर मैं इस माध्यम में टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, ये भी एंटीबायोटिक, ये भी एंटीबायोटिक। अगर टेट्रासाइक्लिन मैंने यहां पर डाल दी, तो अब बताओ क्या ये टेट्रासाइक्लिन इस जीवाणु को मार देगी? यस, अब की बार ये टेट्रासाइक्लिन इसको मार देगी। क्यों? क्योंकि इस जीवाणु के प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के खिलाफ काम करने वाला जीन नहीं था। तो आई होप आपको ये प्लाज्मिड, कौन सा? आर प्लाज्मिड, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड समझ में आया होगा। क्या होते हैं रेजिस्टेंस प्लाज्मिड? बेटा वो प्लाज्मिड जिनके पास आर जीन होते हैं। आर जीन का मतलब रेजिस्टेंस जीन होते हैं, मतलब प्रतिरोधक जीन होते हैं, यानी वो जीन जो एक निश्चित एंटीबायोटिक के खिलाफ कार्य करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये प्लाज्मिड के पास 2 आर जीन थे, इस प्लाज्मिड में 2 आर जीन थे। एक ऐसा आर जीन जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है, प्रतिरोधकता दिखा रहा है, किसके खिलाफ? पेनिसिलिन के खिलाफ। एक ऐसा जो दिखा रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ। इस जीवाणु को हमने जब इस जार में डाला, हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन डाली, तो ये नहीं मार पाई स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्यों नहीं मार पाई? क्योंकि इसके पास प्रतिरोधकता है। किसके खिलाफ? स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ प्रतिरोधकता वाला जीन है इसके पास। हाँ, पेनिसिलिन मार पाई? नहीं मार पाई। क्यों? क्योंकि इसके पास पेनिसिलिन के खिलाफ काम करने वाला प्रतिरोधक जीन है। हाँ, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ काम करने वाला नहीं था, तो टेट्रासाइक्लिन ने इसको मार दिया। बताओ, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। आराम से तसल्ली से आपको एक ऐसी चीज समझाई है जो मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आती है। बताइए जनाब, क्या ये कंसेप्ट पूरा का पूरा समझ में आया? अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इस तरीके से हमारे कोर्स में नहीं बता रखा है। किसके बारे में? प्लाज्मिड के बारे में, लेकिन मेरे को बताना जरूरी था। अब आप बोलेंगे क्यों जरूरी था? क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूं क्या, ये पीबीआर, और इस पीबीआर में, इस प्लाज्मिड पीबीआर 322 में, इस प्लाज्मिड में 2 आर जीन है। क्या है? 2 प्रतिरोधक जीन है।
ये जो प्लाज्मिड जो है ये एक प्रकार का आर प्लाज्मिड है। क्यों? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस जीन है, प्रतिरोधक जीन है। किसके खिलाफ कार्य करेंगे? एंटीबायोटिक के खिलाफ कार्य करेंगे। पिछले लेक्चर में बस दो ही तो चीज बतानी थी, AMP TETR, AMPR TETR। ये क्या है AMPR, ये क्या है TETR? तो खुद जरा सोचिए। दो आर जीन है। क्या है? दो प्रतिरोधक जीन है। ये जो प्लाज्मिड जो है ये एक प्रकार का आर प्लाज्मिड है। क्यों? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस जीन है, प्रतिरोधक जीन है। किसके खिलाफ कार्य करेंगे? एंटीबायोटिक के खिलाफ कार्य करेंगे। पिछले लेक्चर में बस दो ही तो चीज बतानी थी, AMP TETR, AMPR TETR। ये क्या है AMPR, ये क्या है TETR? तो खुद जरा सोचिए। AMP वर्ड आया है एम्पिसिलिन से और TET वर्ड आया है टेट्रासाइक्लिन से। अब खुद सोचो, एम्पिसिलिन कौन? एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन कौन? एंटीबायोटिक। और इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, किसके खिलाफ? इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, जरा फोकस करना वर्ड पर, TET के ऊपर R लिखा हुआ है, लिखा हुआ AMP के ऊपर R लिखा हुआ। R मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता। यानी ये वाला, इधर देख, ये वाला क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र इस प्लाज्मिड के अंदर, ये वाला जीन जो है ये एक रेजिस्टेंस जीन है, ये एक आर जीन है जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है, प्रतिरोधकता दिखा रहा है। ये वाला भाग किसके खिलाफ? जरा सोच, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोधकता दिखा रहा है। ये सिमिलरली ये वाला भाग जो है, ये क्या दिखा रहा है सर? ये दिखा रहा है प्रतिरोधकता किसके खिलाफ? टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ। तो दो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ प्रतिरोधकता दर्शाता है कौन बेटा जी? आपका ये प्लाज्मिड। एक एम्पिसिलिन के खिलाफ दर्शाता है और एक टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ दर्शाता है क्या? प्रतिरोधकता। डन? क्लियर? मीनिंग समझ में आ गया? तो आशा करते हैं आपको प्लाज्मिड के 3 प्रकार में से ये 2 प्रकार समझ में आ जाएंगे। एक जो जनन से संबंधित था, एक जो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ काम करने वाला था। डन? क्लियर? आखिरी तीसरा, हालांकि हमारे कोर्स में है भी नहीं और इसकी कोई यूज भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। कल को आप पूछेंगे सर ये कौन सा प्लाज्मिड था, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुना। मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न पूछता हूं, ये दूसरा हो गया हमारा, तीसरा मैं अब यहां पर लिख देता हूं, कॉल प्लाज्मिड। मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न पूछता हूं दोस्त, मुझे ये बताओ, क्या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारता है? हाँ सर। नहीं मारता? जान से मार देता है कि नहीं मार देता? हाँ सर मार देता है, बिल्कुल मार देता है। सोच, एक मेरे पास हथियार है, एक सामने वाले के पास हथियार नहीं। एक मैं हूं इंडियन सोल्जर और सामने है पाकिस्तानी सोल्जर। जरा सोचिए मैं क्या करूंगा? गले लगाऊंगा? नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे मार देगा, तो मैं भी उसको मारूंगा। भाई साहब इतना भी इमोशनल नहीं होना चाहिए कि जान ही गवा दे। अरे भैया सैनिक सुरक्षा के लिए है, उनका काम ही क्या है? अपने देश की सुरक्षा करना। तो जरा सोचिए, मैं एक इंडियन फौजी हूं, एक इंडियन सोल्जर हूं और सामने एक पाकिस्तानी सोल्जर है, तो क्या मैं उसको मिठाई बांटूंगा, मिठाई दूंगा? नहीं, मारूंगा उसको, बिल्कुल मारूंगा। काम है ये, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। सोल्जर का काम ही है ये, अपने देश की प्रोटेक्शन करना। चलो पाकिस्तानी सोल्जर हटाते, सामने आतंकवादी खड़ा कर देते हैं, अब बताओ क्या करूंगा? गले लगाऊंगा उसको? नहीं, मारूंगा, गोली मारूंगा। डन? यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार सकता है, बिल्कुल मार सकता है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, ध्यान से सुनना, ये एक जीवाणु, ये दूसरा जीवाणु, ठीक है, इसके अंदर प्लाज्मिड,
दोनों के अंदर प्लाज्मिड है, हाँ जी प्लाज्मिड है, ठीक है। अब बात आ रही है, इसके अंदर जो प्लाज्मिड है उस प्लाज्मिड को मैं बोल रहा हूं कॉल प्लाज्मिड, और इसको मैं नहीं बोल रहा। अब आप मुझे खुद जल्दी से बता दीजिए, इसको मैं कॉल प्लाज्मिड क्यों बोलूंगा? क्योंकि इसमें जीन मिलेगा। कौन सा जीन मिलेगा जनाब? सर कॉल जीन मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर। कौन सा जीन मिलेगा? सर कॉल जीन मिलेगा। इसको मैं कॉल प्लाज्मिड नहीं बोल रहा क्योंकि इसके अंदर कॉल जीन नहीं है, ठीक है। अब ये कॉल जीन जो होएगा ये उत्पाद बनाएगा, हाँ सर बनाएगा। क्या बनाएगा? उत्पाद बनाएगा, और वो उत्पाद क्या कहलाएगा? कॉलीसिनोजन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? कॉलीसिनोजन प्रोटीन है। सर ये कॉलीसिनोजन प्रोटीन क्या करता है? ये दूसरे जीवाणु जिसके पास कॉल प्लाज्मिड नहीं है, क्योंकि उसके पास कॉल जीन नहीं है, तो वो कॉलीसिनोजेनिक प्रोटीन नहीं बना रहा, तो ये कॉलीसिनोजेनिक प्रोटीन ऐसे जीवाणु को क्या करेगा? मार गिराएगा। अब ऑब्वियस ही बात है भाई साहब, एक मैं हूं मनुष्य सोल्जर, और एक सामने आतंकवादी, वो भी मनुष्य। जैसे ये एक जीवाणु, ये भी जीवाणु। मेरे पास हथियार है और उसके पास हथियार नहीं है, तो कौन मार गिराएगा? जिसके पास हथियार है। उल्टा कर दीजिए, आतंकवादी के पास हथियार है, मेरे पास नहीं है, तो वो मुझे मार गिराएगा, है ना? बात वही है कि भाई साहब इसके पास, इस जीवाणु के पास, इस सोल्जर के पास हथियार था। कौन सा? कॉल जीन था, जिसने एक प्रोटीन बनाया, कॉलीसिनोजन प्रोटीन बनाया। ये एक हथियार था। ये हथियार इस आतंकवादी को मार गिरा रहा है, इस दूसरे जीवाणु को मार गिरा रहा है, खत्म। तो कॉल प्लाज्मिड का मतलब क्या था? देखिए यहां पर कॉल प्लाज्मिड का फुल फॉर्म भी मैंने लिखी है, कॉलीसिनोजेनिक प्लाज्मिड। कॉलीसिनोजेनिक प्लाज्मिड, कॉलीसिनोजेनिक प्लाज्मिड वो प्लाज्मिड होते हैं जो जिन बैक्टीरिया में, जिन जीवाणु में मिलते हैं, उनके पास एक तरीके के हथियार होते हैं जो दूसरे जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। बस इतना सा। ना ही आपसे नीट में पूछा जाएगा, ना ही आपसे कोई पूछने वाला है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि कई बार जब हम बुक्स पढ़ते हैं, थोड़ी सी मोटी मोटी बुक्स पढ़ते हैं, तो वहां पर ये 3 प्रकार के प्लाज्मिड आ जाते हैं। वो भी कब? 11वीं कक्षा में आते हैं। 11वीं कक्षा में कहां पर? एक चैप्टर है, कौन सा? मोनेरा जगत। एक चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, उसके अंदर है मोनेरा जगत, वहां पर वो दिख जाते हैं कई बार। इसलिए मैंने कहा चलो लगे हाथ बता देता हूं, कल को ब्लेम ना करें, सर जी हमको बताया नहीं आपने, ये हमारी बुक में लिखा हुआ था। मैंने कहा लो जी बता दिया, जिसका कोई वैल्यू नहीं है अभी कोर्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन बता दिया। तो फाइनली आपके ये 3 प्रकार के प्लाज्मिड मैंने आपको बता दिए हैं। प्लाज्मिड क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। डन, सारी बातें समझ में आ गई। प्लाज्मिड जो है क्या वो एक प्रकार का वाहक डीएनए? जी हाँ, प्लाज्मिड जो है एक प्रकार का वाहक डीएनए। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आ रही है, ध्यान से सुनना, मेन जो चीज है वो ये, इस प्लाज्मिड की PBr 322। PBr 322 इसको हम देखने वाले हैं, ध्यान से सुनना। किसके बारे में बात करने वाले हैं? PBr 322। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म अगर देखें तो ये है क्या? PBr 322 क्या है? तो P मींस प्लाज्मिड, P मींस प्लाज्मिड, ठीक है। P मींस प्लाज्मिड, B मींस बॉलीवर, R मींस रॉड्रिक्स, RODRIGUES, रॉड्रिक्स, ठीक है। अब देखिए PBr 322 जो है वो एक प्लाज्मिड है, ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया कि PBr 322 एक प्लाज्मिड है, ठीक है, जो इन दोनों वैज्ञानिकों ने खोजा, या तो खोज बोल देते हैं, इन्होंने खोजा, या अगर डिटेल में पढ़े
डिटेल में पढ़े तो मैं ये बोलूंगा इन्होंने बनाया, निर्मित किया। जी हां, ये निर्मित किया गया था, ये बनाया गया था। जी हां, ये बनाया गया है। यानी ये जो पीबीआर 322 का जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ना, ये नेचुरली नहीं मिलता। ना 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 ना, ये नेचुरली नहीं मिलता, प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता। ये निर्मित किया गया था, बनाया गया था ये। जी हाँ, ये बनाया गया था बेटा, याद रखना, ये बनाया गया था। यानी एक तरीके से ये कृत्रिम प्लाज्मिड है। ठीक है, अब ये किसने बनाया? सर, ये दो वैज्ञानिकों ने बनाया। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस प्लाज्मिड को बनाने के लिए कितनी बार एक्सपेरिमेंट किए? 321 बार एक्सपेरिमेंट किए, 321 बार एक्सपेरिमेंट किए, और 322वीं बार में, 322वीं बार में ये प्लाज्मिड जाकर बना था। तो आई होप आपको पीबीआर 322 का मीनिंग समझ में आया होगा। डन, क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें आगे। तो पीबीआर 322 क्या है? एक प्लाज्मिड है। कैसा? कृत्रिम प्लाज्मिड, जो बनाया गया है। किसने? बॉलिवर और रॉड्रिग्स वैज्ञानिक ने बनाया। ठीक है, और इनको बनाने के लिए कितने प्रयास लगे थे? 332वीं बार जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तब जाकर ये प्लाज्मिड बना था। तो फुल फॉर्म मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई है। डन, क्लियर। अब पीबीआर 322 प्लाज्मिड है, इसका फिगर आपके दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए। पीबीआर 322 का डायग्राम क्लियर कट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। फिट। ऑलमोस्ट बराबर। ठीक है जी, ठीक है जी। ये हमारा थोड़ा सा, अब ठीक है जी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये हमारा पीबीआर 322 है। ठीक है, अब देखिए इसमें चीजें क्या क्या याद रखनी है, ये मैं आपको कल भी बता दिया था, यानी पिछले लेक्चर में बता दिया हूं। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है आपने ORI। सबसे पहला भाग जो आपने याद रखना है, वो याद रखना है ORI। पहली चीज क्या याद रखनी है? ORI। अभी लिख दूंगा, पहले यहां पर लिख देता हूं, ORI। ये याद रखना है, सबसे पहला भाग ORI। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये मैंने आपको बता दिया। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का कार्य क्या होता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रतिकृति की उत्पत्ति का केंद्र है, यानी ये वो जगह है जहां से प्रतिकृति स्टार्ट हुई। डन, ठीक है। फिर जी, आपने दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन याद रखने हैं। थोड़ा सा मैंने यहां पर बना देते हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन याद रखने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब ये वो जीन है, ये वो जीन है जो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाएंगे। ये चीज अब समझाने की जरूरत तो नहीं है, आई होप ये तो क्लियर हो गई होगी। ये वो जीन है जो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाएंगे। चलो पूरा ग्रीन कर दे ताकि अच्छे से दिखाई दे, मजा आ जाए। पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो, डायग्राम बनाओ, शिद्दत से बनाओ, हर चीज को परफेक्टली लेकर चलो, ताकि वो फिर कभी भूलो ना। अच्छा, आप में से कितने बच्चों ने निमोनिक्स बनाए? बोला था अपने बना सकते हो तो बना लेना,
बाकी मुझे निमोनिक्स में ज्यादा विश्वास नहीं होता है, क्योंकि मुझे निमोनिक्स याद नहीं रहते हैं। हालांकि मैंने आपको कई निमोनिक्स बताए हैं, लेकिन आप जरा सोचिए कि आपको वो निमोनिक्स याद हैं? खुद जरा सोचिए, अभी याद है आपको? कुछ याद होंगे, लेकिन ज्यादातर आप भी भूल गए होंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आपको याद है हमने खनिज पोषण में, सॉरी कौन से थे, मतलब जो भी थे, निमोनिक्स भूल जाते हैं यार। चलो जी, ये जीन जो है एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहा है, आर, ठीक है। और ये जीन जो है ये टेट्रा साइक्लिन के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहा है। बोलिए जनाब, ठीक है। यानी ये जीन किसके खिलाफ कार्य करेगा? एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के खिलाफ करेगा। और ये जीन किसके खिलाफ कार्य करेगा? टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ कार्य करेगा। ठीक, कोई तकलीफ नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है। अब बेटा ये तो जीन है ना, कौन है? ये तो जीन है ना। हाँ सर, ये तो जीन है, जीन है। और इस जीन में न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम होंगे। इस जीन को काटने का काम, ध्यान से सुन, ये तो एक जीन है जो खिलाफ कार्य कर रहा था, किसके? एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ कार्य कर रहा था। इसको काटने का काम कौन कर रहा था? पी वी यू फर्स्ट, पी एस टी फर्स्ट। बोलो जी। यानी ये दो आपके प्रतिरोधक जीन हैं जो इस जीन को काट सकते हैं। समझना, इनमें और इसमें अंतर है। इतना सा भाग, ये भाग एक जीन है, इतना सा भाग बेटा एक जीन है। समझ, फील कर, इतना सा भाग एक जीन है। वो जीन जो कुछ ऐसा उत्पाद बनाता है जो इस एंटीबायोटिक के खिलाफ कार्य करता है, वो तो ये चीज दर्शा दी। ये समझ में आ गई? और हम बोल रहे हैं इस जीन को काटने का काम जो एंजाइम करेंगे वो ये है। ये एंजाइम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस हैं जो इस जीन को काट सकते हैं। अब क्लियर है? अब क्लियर है जनाब? ये इसको काट सकता है, ये इसको काट सकता है। बताइए, यहां तक की बात, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? चलें आगे, नेक्स्ट। सिमिलरली टेट्रासाइक्लिन, सिमिलरली टेट्रासाइक्लिन, ठीक है जी। ये एक जीन है जो ये एक जीन है जो एक उत्पाद बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है। ये जीन जो किसके खिलाफ कार्य करता है? टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ रेजिस्टेंस दर्शाता है, टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ प्रतिरोधकता दर्शाता है ये जीन। ओके, लेकिन इसको काटने का काम, इसको काटने का काम कौन करता है? बाम, H1। और ये प्रश्न नीट में आया है, बाम H1, याद रखना, भूल मत जाना, बाम H1 और PST फर्स्ट। हाँ जी, सॉरी, PST फर्स्ट कहां से आ गया? बाम H1 और लो जी, मैं खुद ही भूल गया, माफ करना, हो जाती है, गलती हो जाती है। बाम H1 SAL फर्स्ट, SAL फर्स्ट, SAL फर्स्ट और बाम H1। आप मेरे को पता है हंसेंगे सर आप भूल गए। हाँ भूल गया, मैं अपना ली अपनी मिस्टेक, भूल गया मैं। SAL फर्स्ट, SAL फर्स्ट और बाम H1, ये दोनों प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो इस जीन को काट सकते हैं। डन, कोई तकलीफ नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट। अब इधर देख, अब मैंने बोला ये वाला जीन,
पहले इसको कलर दे देते हैं। ठीक है जी। अब ये वाला भाग जो है, ध्यान से देखना, ये वाला भाग सर ये भी जीन है। मैंने कहा हाँ बिड़ू, ये भी एक जीन है, लेकिन अब की बार ये जीन जो है ये कोई भी एंटीबायोटिक के खिलाफ कोई प्रतिरोधकता नहीं दिखा रहा। ये दो जीन जो थे, ये और ये जीन, ये एंटीबायोटिक के खिलाफ कार्य कर रहे थे। ये वाला एम्पिसिलिन के खिलाफ, ये वाला टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ। ये किसी के खिलाफ कार्य नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, ये किसी के खिलाफ कार्य नहीं कर रहा। तो फिर ये कर क्या रहा है? ये वाला भाग जो है इसको काटने का काम, इतने से भाग को, इस जीन को काटने का काम 3 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस करते हैं। कौन सा? इको आर फर्स्ट, CLA फर्स्ट और हिंड थर्ड। याद रखने आपने, इको आर फर्स्ट, CLA फर्स्ट और हिंड थर्ड। ये 3 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस क्षेत्र को काटने का कार्य करते हैं। ये 2 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस इस जीन को काटने का काम कर रहे थे, वो जीन जो टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ प्रतिरोधकता दिखा रहा था। ये 2 आपके इस जीन को काटने का काम कर रहे थे जो एम्पिसिलिन के खिलाफ प्रतिरोधकता दिखा रहा था। मीनिंग समझ में आ गया? कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, नहीं तो कट जाएगा ये। ठीक है सर, 2 ये, 3 ये, 2 ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस जीन को काट सकते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस जीन को काट सकते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस जीन को काट सकते हैं। ये जीन, पीला वाला जीन, कोई एंटीबायोटिक के खिलाफ कार्य नहीं कर रहा, ये दोनों एंटीबायोटिक के खिलाफ कार्य कर रहे थे। डन, क्लियर? चलें आगे। अब इधर देखिएगा, एक आखिरी चीज जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है, एक ये जीन और याद रख लीजिएगा। एक आखिरी ये जीन और याद रख लीजिएगा। ठीक है जी। और ये जीन जो है, इस जीन को हमने नाम दिया है ROP। इस जीन को हमने नाम दिया है ROP। और इस जीन को काटने का काम, इस जीन को काटने का काम कौन कर रहा है? ये PVU फर्स्ट था ना, यहां पर लिख देना PVU, ब्लैक से लिखते हैं क्योंकि अभी तक सारे के सारे काले रंग से लिखे। PVU सेकेंड। ठीक है, ROP एक जीन है और इसको काटने का काम कौन कर रहा है? PVU सेकेंड। ठीक है, अब ये क्या है अभी बता रहा हूं, लेकिन इसको, इसी चीज को इस यहां पर दिखाया गया है, जरा ध्यान से देखो। क्या यही की यही चीज दिखाई गई है? ध्यान से देखो। एम्पिसिलिन के खिलाफ PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, यही लिखा था मैंने। एम्पिसिलिन के खिलाफ PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट। टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ बाम H1 SAL1, बाम H1 SAL1, यहां पर देखो टेट्रासाइक्लिन में बाम H1 SAL1। हाँ सर। फिर यहां पर 3 थे, इकोआर फर्स्ट, CLA फर्स्ट, हिंड थर्ड। इकोआर फर्स्ट, CLA फर्स्ट, हिंड थर्ड। ठीक है, ORI वहां पर भी था। ROP PVU सेकेंड, ROP PVU सेकेंड।
तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है इसी तरीके से याद रखना। अब आपको कंफ्यूजन किस चीज का होएगा, सर जी आपने तो यहां पर इसके पास में ये बनाया, इसके पास में ये बनाया, बीच में खाली जगह खाली जगह खाली जगह, यहां पर तो ऐसा नहीं था सर, इसके पास में ये, इसके पास में ये, फिर खाली जगह, फिर ये, फिर खाली जगह, फिर ये। तो ये सर ये जो खाली जगह है ये क्या है, ये भी जीन्स है, ये भी जीन है, जैसे ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है। इन जीन के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा हमारे कोर्स में। ये तीन, 1 2 3, रोप और इसके बीच में, रोप और ओआरआई के बीच में, ओआरआई और इसके बीच में, मैंने भी यहीं पर बनाया, रोप और इसके बीच में, इसके और ओआरआई के बीच में, ओआरआई और इसके बीच में। परफेक्ट, तीन मैंने यहां पर जीन 1 2 3 इनके बारे में नहीं बता रखा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है PBR 322। अब मैं इतना एम्फेसिस क्यों डाल रहा हूं इस पर, जरा सोचिए, इतना जोर क्यों लगा रहा हूं इसको याद करने के लिए, क्योंकि दोस्त यहां से प्रश्न बने हैं। फिर बोल देता हूं दोस्त, यहां से प्रश्न बने हैं। अब किस तरीके से प्रश्न बने हैं जरा क्विज आने दीजिएगा, क्योंकि आज जो क्विज मैं लेकर आया हूं उसमें जो आपके प्रश्न जो हैं वो टोटली इस PBR 322 पर बेस्ड है। तो इसको अभी के अभी याद कर लीजिए, अपनी निगाहों से चुरा लीजिए, और मैं कहता हूं कि एक काम करो, ORI, मैं कहता हूं एक काम करो, नागिन बन जाओ, नागिन बन जाओ, है ना। और जैसे होता है ना, आपने देखा होगा एक मूवी सीरियल आता था, सीरियल नागिन, है ना, इच्छाधारी नागिन बन जाओ, और जो चित्र है उसको अपनी आंख, बचपन में स्टोरीज नहीं सुनी है, मैंने तो बहुत सुनी थी कि जो इच्छाधारी नागिन जो होती है, जिसको एक बार देख लेती है उसकी फोटो उसके दिमाग में छप जाती है? सुना था ना? हाँ सर सुना था। बस उसी तरीके से तुम इच्छाधारी नागिन बन जाओ, और तुम इच्छाधारी नागिन बन के इस डायग्राम को अपने दिलो दिमाग पे बसा लो। एम्पिसिलिन PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, इक्वार फर्स्ट, CLA फर्स्ट, हिंड थर्ड, टेट्रासाइक्लिन बाम H1, SAL फर्स्ट, ORI ROP PVU सेकंड, खत्म। सीधी सी बात, आराम से याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब सर यहां पर एक चीज रह गई थी, ये तो चलो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है, ये यहां से काटेगा, ये ROP क्या है? तो बेटा ROP जगह है मेरे पास, ROP यहां पर लिख देता हूं, ROP ये एक ऐसा क्षेत्र है, ये एक जीन है ना, हाँ सर ये एक जीन, ये जीन आगे चलकर प्रोटीन बनाएगा, हाँ जनाब प्रोटीन बनाएगा, ऐसे प्रोटीन जो रेप्लिकेशन में सहायता करेंगे। क्या बोला मैंने? ऐसे प्रोटीन, ये जीन जो है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जीन कुछ ऐसे प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन जो इसके रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। देखिए रेप्लिकेशन तो ये स्टार्ट करेगा, और कितना रेप्लिकेशन करना है ये भी यही निर्धारित करेगा, लेकिन उस रेप्लिकेशन में मदद करने वाले भी तो प्रोटीन होंगे ना। उस रेप्लिकेशन के दौरान कुछ प्रोटीन्स की आवश्यकता होगी, तो वो प्रोटीन्स जो रेप्लिकेशन में मदद करने वाले हैं वो कौन बनाएगा? ये ROP। ठीक है, तो जरा सोचिए इस ROP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, प्रोटीन विच हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। या मैं बोलूंगा ये वो जीन है, ROP जीन, वो जीन है जो रेप्लिकेशन कराने में मदद करेगा। किसकी? प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में मदद करेगा। कैसे? सर वो कुछ प्रोटीन ऐसे बनाएगा जो रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। डन। तो ये था पूरा का पूरा PBR 322, और यहां से दोस्त प्रश्न बनते हैं। डन। चलें, तो बेटा ये हमने अब क्या पढ़ लिया है, जरा इधर ध्यान से सुनना। ये हमने फाइनल यहां पर बात करी है, अब जाकर हमारा वाहक
कंप्लीट नहीं हुआ अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो हमने क्या क्या पढ़ लिया सर, हमने अब देख ध्यान से सुन, पूरी चीज को रिवाइज करा रहा हूं। हम पढ़ रहे थे साधन, जिसमें हमने सबसे पहले एंजाइम पढ़ लिया, फिर हमें पढ़ना था वाहक। ठीक है, वाहक के कुछ नाम देखे, वाहक का कार्य देखा, क्या कर रहा है वाहक। वाहक हमारे ऐच्छिक जीन को, हम अपने ऐच्छिक जीन को इस वाहक में फिट करते हैं, डालते हैं। काहे डालते हैं? क्योंकि इस वाहक की क्वालिटी होती है, इसकी क्षमता होती है क्या करने की, रेप्लिकेशन करने की, गुणन करने की, डुप्लीकेशन करने की, क्लोनिंग करने की, अपनी कॉपीज बनाने की, अपनी लिपियां बनाने की। तो हमने इस वेक्टर के अंदर, इस वाहक के अंदर अपना वांछित ऐच्छिक यात्री पैसेंजर डीएनए डाल दिया। जो हमारे ये जो टैक्सी जो है, ये जो व्हीकल जो है, ये क्या कराएगा, उसकी क्लोनिंग करा देगा। डन। ओके सर, ये चीज समझ में आ गई है। अब एग्जाम्पल क्या थे सर, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड PBr 322, ये हमने पूरा देख लिया है। प्लाज्मिड क्या होते हैं ये मैंने आप, प्लाज्मिड हमने ये PBr 322 देख लिया। व्हाट इज P, व्हाट इज BR 322, ये क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये कुछ उदाहरण थे। PUC 18, PBr 322, TIRI, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। PBr 322 हमारे कोर्स में, PUC भी नहीं है। पीयूसी एक तरीके का शेल प्लाज्मिड होता है, मैं इसको ले जाना नहीं चाहता हूं इतना डीप में। पीयूसी एक तरीके का शेल प्लाज्मिड होता है। अब आप बोलेंगे सर ये शेल प्लाज्मिड क्या होते हैं, वो प्लाज्मिड बेटा जिनमें ORI की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जैसे PBr 322 में आपको ORI कितना दिख रहा है, 1। ऐसे प्लाज्मिड जिनमें ORI की संख्या 2 होती है उनको शेल प्लाज्मिड बोलते हैं, जैसे PUC 18। अब यहां पर PUC, इसकी भी कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होगी, इतना डीप में जाना ही नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है उतना डीप में जाना नहीं है। हालांकि ये भी ना बताता है ना, लेकिन क्या होता है ना, टीचर को अपना ज्ञान दिखाने की ना वो होती है, तो मैंने कहा चलो मैं भी दिखाता हूं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। चलो माफ करिएगा, फालतू में मैंने आपको बता दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये जो प्लाज्मिड जो था, ये जो प्लाज्मिड जो था दोस्त, इस प्लाज्मिड 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थे। अब ये 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को बताने के लिए, ध्यान से सुन, मात्र इन 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को बताने के लिए मैंने आपको पूरी की पूरी ये प्लाज्मिड के बारे में, जो 3 प्रकार के प्लाज्मिड है, जिसमें मुझे ये बताना था। अब जब ये बताता तो लगे हाथ ये भी बता दिए कि व्हाट इज F प्लाज्मिड, व्हाट इज R प्लाज्मिड, व्हाट इज कॉल प्लाज्मिड। ये मैंने एक्स्ट्रा में इसलिए बता दिए क्योंकि अगर आप बुक्स पढ़ते तो ये भी मिलता। बताना मैं ये चाहता था, क्यों बताना चाहता था, क्योंकि जब तक आर प्लाज्मिड के बारे में पता नहीं लगेगा तो ये इसके बारे में कैसे पता लगता कि AMPR क्या है, TETR क्या है, ये कैसे पता लगता। तो मात्र इन दोनों चीजों को बताने के लिए ये पूरी कहानी गढ़ी गई है आज। बोलिए, मजा आ गया, समझ में आ गया। PBr 322 पढ़ लिया। अभी वाहक खत्म नहीं हुआ, अभी वाहक खत्म नहीं हुआ है। अब वाहक के लक्षण देखेंगे, वाहक के लक्षण। वाहक के लक्षण मतलब वाहक जो डीएनए जो होएगा हमारा, उसमें क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो 3 चीजें होनी चाहिए बेटा। सबसे पहला, फर्स्ट, वाहक में ORI स्थल होना चाहिए। क्या होना चाहिए वाहक में, ORI स्थल होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये आप जानते हैं, आपने देख भी लिया है, सिंपल सा करेक्टर है। बताइए, एक वाहक में आप ORI स्थल रखेंगे या नहीं रखेंगे? एक वाहक में ORI स्थल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अब ये ORI जो है ये क्या कार्य करेगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा, प्रतिकृति को प्रारंभ करेगा, और कितनी कॉपीज बनानी है, कितनी लिपियां बनानी है, वो भी यही नियंत्रित करेगा। कौन? ORI। ये पहला बिंदु। दूसरा, अब दूसरा और तीसरा बिंदु जो है इसको हम हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दूसरा जो बिंदु है वो कि वाहक में चयनित मार्कर होने चाहिए। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, सर ये चयनित मार्कर क्या होता है ना, पूछेंगे ना सर। वाहक में चयनित मार्कर होने चाहिए, अंग्रेजी में इनको बोलते हैं बेटा, याद रखना,
सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर। अब ध्यान से सुनो, अगर तुमको ये आर प्लाज्मिड, कौन सा, ये आर प्लाज्मिड अच्छे से समझ में आ गया इस एग्जाम्पल के साथ में, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि इस जीवाणु के अंदर 2 आर जीन है, एक पेनिसिलिन के खिलाफ कार्य कर रहा है, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ कार्य कर रहा है, हमने इसको एक माध्यम में डाला, माध्यम में डालने से स्ट्रेप्टोमाइसिन जब डाला तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन इसको नहीं मार पाई, क्यों, क्योंकि इसके पास स्ट्रेप्टोमाइसिन के खिलाफ काम करने वाला जीन था। पेनिसिलिन डाली तो वो भी नहीं मार पाई, क्यों, क्योंकि पेनिसिलिन के खिलाफ काम करने वाला जीन था। टेट्रासाइक्लिन डाली तो वो मार दी, क्यों, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ काम करने वाला जीन नहीं था। अगर ये वाला कंसेप्ट तुमको समझ में आ गया है ना बंधु, ये वाला कंसेप्ट जो तुमको बताया गया आर प्लाज्मिड का, आर जीन का है, अगर ये पूरा का पूरा कंसेप्ट तुम्हारे भेजे में घुस गया है बिल्कुल मक्खन की तरह, तो मैं कह रहा हूं तुमको ये जो मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता चयनित मार्कर, मैं कह रहा हूं बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आएगा। क्या? चयनित मार्कर, अगर वो आर प्लाज्मिड समझ में आ गया है। इसीलिए मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं कि आज जो भी पढ़ाया है उसको पूरा एक बार और रिवाइज करना, जो भी चीज बताई गई उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊं और इस वाहक के लक्षणों में दूसरा लक्षण बताऊं कि वाहक में चयनित मार्कर होने चाहिए, तो जब मैं आऊं नेक्स्ट लेक्चर में तो आपका बिल्कुल तैयार होना चाहिए आर प्लाज्मिड। 2 से 3 बार आपको वो आर प्लाज्मिड, ये जो आज जो लेक्चर है इसको आपको 2 से 3 बार वापस से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चयनित मार्कर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और बाकी तीसरा जो है वो है क्लोनिंग स्थल। वाहक में क्लोनिंग स्थल होना चाहिए। ये सिंपल सा, ये समझ में आ जाएगा। यानी एक ऐसी जगह जहां पर हम अपना वांछित डीएनए डालेंगे, हमारा ऐच्छिक या यात्री डीएनए डालेंगे, है ना, वो जगह जहां पर हम लगाएंगे वो क्या कहलाएगा? क्लोनिंग स्थल कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु जो हैं, बस ये दोनों बताने हैं, हमारा वाहक खत्म। और जब वाहक खत्म हो जाएगा तो सीधी सी बात है, इस चैप्टर में जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक के जो साधन थे उसमें जब हम एंजाइम पढ़ लिया हमने, वाहक नेक्स्ट लेक्चर में पूरा पढ़ लेंगे। ये परपोषी कोशिका, या इसको हम पोषक कोशिका भी बोलते हैं, ये तो भैया 5 मिनट का काम है, ये तो वैसे खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, सो ये था बेटा जी आज का आपका पूरा लेक्चर, जो आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। कंसेप्ट बहुत सारे थे, एक बार आप इस लेक्चर को वापस से दोहराइएगा तभी मजा आएगा। अभी समय हुआ है आपके क्विज का, और क्विज मजेदार है। ठीक है, आइए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मैं साइड में हो जाता हूं क्योंकि डायग्राम है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, दिए गए ई कोलाई के क्लोनिंग वाहक PBR 322 के चित्र में ए से डी तक की पहचान करनी है। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, पहचान करनी है आपने। करिए, आराम से करिए। ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है और डी कौन है? ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन ए जो है इकोआर फर्स्ट है, बी जो है बाम H1 है, CORI है, डी एम्पिसिलिन है। दूसरा ऑप्शन ए जो है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, बी जो है ORI है, सी जो है बाम H1 है, डी जो है इकोआर फर्स्ट है। तीसरा ऑप्शन ए जो है ORI है, बी जो है बाम H1 है, सी इकोआर फर्स्ट है, डी AMP है। चौथा ऑप्शन ए जो है बाम H1 है, बी जो है इकोआर फर्स्ट है, सी जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है और डी जो है ORI है। चलिए, आशा करते कर लिया होगा। दूसरा प्रश्न, PBR 322 में बाम H1 हेतु अभिज्ञान स्थल उपस्थित होता है। बाम H1 कहां पर काट रहा था? एम्पिसिलिन प्रतिरोधक स्थल पर काट रहा था, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक स्थल पर काट रहा था, ओराई स्थल पर काट रहा था, आरओपी स्थल पर काट रहा था। कहां काट रहा था? बाम H1, बाम H1। सोच,
चलो जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते बेटा। यहां पर पहला प्रश्न था दोस्तों, इस प्रश्न में आपको ए से डी तक बताना था। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या। अब जरा सोच, ए ये जगह CLA फर्स्ट, हिंड थर्ड, और ए क्या था, इको आर फर्स्ट था। ए हमारा इको आर फर्स्ट है भाई साहब। इन चारों ऑप्शन में इको आर फर्स्ट सिर्फ पहले में है, तो मैं देखते ही आंसर लगा दूंगा ये वाला। यस, आंसर हमारा यही है। लेकिन एक बार बाकी भी देख लेते हैं। बी क्या था, बाम H1। बाम H1 जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को काटता था, SAL भी यहीं पर काटता था। बी कौन है, बाम H1। बी बाम H1। सी कौन है, ORI। ORI, सी कौन है, ORI। और डी ये कौन सा जीन था सर, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, खत्म। ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरा कि भाई साहब ये बाम H1 जो है वो कहां से काट रहा है, ये लो जी, बाम H1। बी कौन है, ये बाम H1 है। बाम लिख ही देते हैं यहां पर, जो बी था वो कौन था, बाम H1 था, है ना। बी कौन है, बाम H1 है। कहां से काट रहा है बाम H1, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है वहां पर काट रहा है। आंसर आ जाएगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। आंसर इज सेकंड। परफेक्ट, खत्म। ये लो जी, ये था आपका लेक्चर। ये थे दो प्रश्न। आशा करते हैं आपके दोनों के दोनों सही होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में तो अभी यही टॉपिक चलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।